रीइंफोर्समेंट थ्योरी की हम बातें कर रहे थे। रीइंफोर्समेंट थ्योरी proposes that we can shape up behavior of others by using consequences of the behavior. By using consequences of the behavior mean कि अच्छे consequences दे के mean positive reinforcement दे के, या गंदे consequences मीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे के हम दूसरों के बिहेवियर को शेप अप कर सकते हैं। और रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव अगेंस्ट डिजायर्ड बिहेवियर और नेगेटिव अगेंस्ट अनडिजायर्ड बिहेवियर, और दोनों का पर्पस एक ही है, स्ट्रेंथनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीअकरेंस ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। और पनिशमेंट का पर्पस क्या है, प्रिवेंटिंग द अनडिजायर्ड बिहेवियर, प्रिवेंटिंग द अनडिजायर्ड बिहेवियर। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव है, इमीडिएटली आफ्टर इवेंट प्रोवाइड की जाए, विद एंथुसियाज्म प्रोवाइड की जाए, फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड की जाए। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली और फ्रीक्वेंटली। और पनिशमेंट इफेक्टिव है जब पॉजिटिव नेगेटिव कैन नॉट बी यूज्ड या हैव यूज्ड प्रीवियसली एंड फेल्ड, तो फिर हमने जाना है पनिशमेंट की तरफ। ओके, कोई तीन मैकेनिज्म ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी थे, सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव, या रीइंफोर्समेंट थ्योरी की तीन स्टेजेस हैं कि पहले एक्सपोजर नॉलेज दिया जाएगा, फिर परसेप्शन मीनिंग बिलीव बनेगी, और फिर रिटेंशन मेमोरी होगी, तो फिर बिहेवियर शेप अप होगा। इसी नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक छोटा सा टॉपिक और मिला रीइंफोर्समेंट थ्योरी से रिलेटेड। क्या है वो टॉपिक, रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन बिजनेस, एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी। कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है बिजनेस में, क्यों इससे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आती है, तो कैसे अप्लाई करना है, कोई तीन पॉइंट है। नंबर वन वो कहता है कि आपने क्या करना है, कोई क्लियर एक्सपेक्टेशन जो है वो पहले सेट करनी है। मीन एम्प्लॉय के लिए आपने क्या करना है, कोई ना कोई टारगेट सेट करने हैं, और जो टारगेट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक होने चाहिए। तो क्या करना है, आपने क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, मीन टारगेट्स एम्प्लॉय के लिए सेट करने हैं जो क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक। उसके बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। मीन देखना है कौन कौन से एम्प्लॉय ऐसे हैं जो मोटिवेट हो सकते हैं और किस रिवॉर्ड से मोटिवेट हो सकते हैं। अगेंस्ट टारगेट आपने वही रिवॉर्ड सेट करने हैं, और जो रिवॉर्ड सेट करने हैं ये थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सेट करने हैं, चीज़ें इम्पोज नहीं करनी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो कैसे मोटिवेट करेंगे, पहले आप टारगेट सेट करोगे, फिर आप रिवॉर्ड सेट करोगे थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब क्या करोगे, किसी ने टारगेट मीट किया तो उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड दोगे। वो जो रिवॉर्ड है वो एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, मोटिवेशन क्रिएट करेगा। हाँ, किसी ने टारगेट मीट नहीं किया तो फिर आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करनी है ताकि उसको डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ लाया जा सके। तो लास्ट पॉइंट क्या है, एनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर। मीन किसी ने अगर टारगेट मीट किया है तो उसे आपने एनकरेज करना है, रिवॉर्ड मीन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके। हाँ, किसी ने अगर टारगेट मीट नहीं किया तो उसे एनकरेज करना है थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मीन उसे रियलाइज करवाना है कि बिहेवियर ठीक नहीं था, डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ आओ। रुकता है, जब आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करनी है तो कोशिश करनी है, अगर एक बंदे के अंदर 4-5 खामियां हैं तो किसी एक खामी मीन एक नेगेटिव बिहेवियर को एट द मोमेंट टारगेट करना है। सारी खामियां एक ही दफ़ा पकड़ के उसे रोल नहीं देना, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं आएगी, क्या होगी, डीमोटिवेशन। तो क्या करना है, टारगेट करना है वन बिहेवियर एट द मोमेंट। क्यों, हो सकता है बाकी बिहेवियर ऑटोमेटिकली बाद में इंप्रूव हो जाएंगे। अगर वो इंप्रूव नहीं हुए तो फिर बारी बारी एक एक बिहेवियर को यूज करना है आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए।
सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी बिजनेस में अप्लाई कैसे करनी है कि पहले क्लियर एक्सपेक्टेशन मीन टारगेट सेट करने हैं जो कि रियलिस्टिक होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करने हैं स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर मीन देखना है एम्प्लॉय क्या रिवार्ड चाहते हैं जिससे मोटिवेट होंगे, और थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वो आपने सेट करने हैं, और थर्डली आपने क्या करना है एनकरेज करना है डिजायर्ड बिहेवियर को मीन पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करनी है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते वक्त वन बिहेवियर एट अ टाइम टारगेट करना है, रिमेनिंग को नेक्स्ट फेज में टारगेट करना है। सो अगर हम आए ऑन पेज 116, so reinforcement theory can be employed in the business environment by adopting the following tactics: set clear and reasonable expectation, limiting reward to impossible extremely difficult tasks can lead to anger and a sense of helplessness रिजल्टिंग इन वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो इसलिए जो टारगेट सेट करने हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। Identifying strong motivator, the best way to do this is to adopt a participative approach and mutually agree with the employee what an appropriate reward would be, जिससे motivation create हो सकती है। Perhaps a parachute jump experience would not be a suitable reward for someone scared of heights. And encourage desired behavior such as strong teamwork, quality production and punctuality should be reinforced in order to turn them into strong work habit over time. मीन desired behavior के against positive reinforcement use करनी है ताकि वो habits बन जाएं। An effective technique is to target rewarding one behavior at a time in order to eradicate negative behavior. eradicate बोलते हैं eliminate करने को, मीन negative behavior को eliminate करने के लिए सारी खामियां एक ही दफ़ा टारगेट नहीं करनी, कोई एक बिहेवियर एक खामी एट द मोमेंट टारगेट करनी है। इन दैट्स फेयर बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेगेटिव बिहेवियर टू मैनेज। सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पीपल लर्न बिहेवियर। It is often applied to organizational setting in the context of a behavioral modification program। मीन इसके थ्रू हम लोगों के बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोगों के अंदर मोटिवेशन भी ला सकते हैं, स्पेशली थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने ये टॉपिक टेस्ट किया फॉर 7 मार्क्स। अगर हम आए ऑन पेज 119, सो प्रीवियस पेपर में एग्जामिनर ने चैप्टर 7 टेस्ट किया फॉर 9 + 7 16 मार्क्स के लिए, और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मिला के 20 मार्क्स का पेपर है। तो 16 मार्क्स उसने प्रीवियस पेपर में टेस्ट किया जस्ट फॉर 4 मार्क्स चैप्टर 6। उससे प्रीवियस स्प्रिंग 19 में उसने चैप्टर 7 टेस्ट किया फॉर 20 मार्क्स। इन चैप्टर 6 को उसने इग्नोर मार दिया, टेस्ट ही नहीं किया। दिस मीन चांसेस हैं इस दफ़ा चैप्टर 6 कम से कम भी 10 नंबर का तो मस्ट टेस्ट होगा, लेकिन चैप्टर 7 भी इग्नोर नहीं हो सकता क्यों एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अपीयर होगा। सो क्या टेस्ट किया उसने 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज 119। इसके ऊपर हम मैस्लो नीड वाला क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। So question number 10 for 7 marks. Shan Rahman is a newly appointed CEO of Pluto Limited PL. He is known for strategic decision making and aggressive management practices. He noticed that performance of departments can be radically improved. In his first meeting with the department manager, he informs that he would communicate monthly targets and conduct a meeting at the end of each month. He would maintain a list of managers whose departments failed to achieve the desired performance. Managers of such a department would be questioned on lower than expected performance in these meetings. And managers have been striving hard to achieve the set targets. Identify and explain the type of reinforcement being applied by Shan Rahman at PL. Negative या positive?
नेगेटिव क्यों? टारगेट्स मीट नहीं जो मैनेजर कर रहे उनको डिस्कस किया जाएगा मीटिंग के अंदर, तो अल्टीमेटली अनडिजायर्ड बिहेवियर को डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने का मतलब क्या है? शायद रेप्रीमेंडेड होगी, उनसे क्वेश्चनिंग होगी कि क्यों ये मीट नहीं हुआ। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर रहा है क्यों? अगेंस्ट अनडिजायर्ड बिहेवियर जो है वो यूज कर रहा है रादर देन अगेंस्ट डिजायर्ड बिहेवियर। क्यों? जो टारगेट मीट कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, जो मीट नहीं कर रहे उनको क्वेश्चनिंग करने जा रहा है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर रहा है। इसको एक्सप्लेन भी करना है तो उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप एक्सप्लेन कर दो कि पर्पस क्या है इसका? स्ट्रेंथनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीअकरेंस ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर। 2 नंबर 2 मार्क्स के लिए मेंशन हाउ शान रहमान इज इंश्योरिंग दैट द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी ही इज अप्लाइंग वुड रिमेन द मोस्ट इफेक्टिव। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव कब है? इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट प्रोवाइड की जाए और फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड की जाए। 2 मार्क्स। 3 नंबर के लिए मेंशन 3 टैक्टिक्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू एम्प्लॉय रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई दोज टैक्टिक्स इन द गिवन सिनेरियो। तो क्या है 3 टैक्टिक्स? सेट क्लियर रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के क्या होने चाहिए? एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड जो है वो अचीवेबल होने चाहिए। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? लास्ट लाइन में उसने बताया कि क्या कर रहा है? कौन से टारगेट सेट कर रहा है? हार्ड टू अचीव टारगेट सेट कर रहा है। मीन शायद रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ये सेट नहीं कर रहा। उसके बाद आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। तो आपने देखना है रिवार्ड वो क्या चाहते हैं और थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आपने सेट करना है। और मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहा है? थ्रू पार्टिसिपेटिव चाह रहे हैं, ये चीज़ें इम्पोज कर रहा है, इम्पोज कर रहा है अपने डिसीजन, ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग पे चल रहा है। और उसके बाद आपने क्या कर रहा है? एनकरेज करना है डिजायर्ड बिहेवियर को बाय यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं उनके बिहेवियर को एनकरेज नहीं कर रहा बल्कि बैड परफॉर्मेंस को ही टारगेट कर रहा है। क्या ख्याल है? 3 मार्क्स। चलें साथ रिलेट नहीं होता तो 3 टैक्टिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे जा सकते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने से भी हमें 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 मार्क्स के लिए उसने टेस्ट किया ये टॉपिक। उससे पीछे अगर हम जाएं रीइंफोर्समेंट थ्योरी से पीछे एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बच गया, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी ने एक सिचुएशन में हरकत की, किसी पर्सन ने एक सिचुएशन में एक हरकत की और उस हरकत के आफ्टर इफेक्ट्स मीन रिजल्ट्स उसको कंफर्ट वाले मिले, प्लेयर वाले मिले, मीन पॉजिटिव मिले, तो चांस है कि दोबारा इस सिचुएशन में वो हरकत क्या होगी? रिपीट होगी। और अगर किसी ने एक सिचुएशन में एक हरकत की और उसके आफ्टर इफेक्ट्स डिसकंफर्ट वाले मिले, डिसप्लेयर वाले मिले, तो चांस है कि दोबारा उस सिचुएशन में वो हरकत रिपीट नहीं करेगा। क्या ख्याल है? किसी ने एक सूटा लगाया, सूटा लगाने से अगर उसको सुकून मिला, उसकी दुनिया ही बदल गई, तो बार बार अब वो सूटा लगाएगा। लेकिन अगर सूटा लगाते खा 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 खांसी आना शुरू हो गई, गला खराब हो गया, 4 दिन गला ही खराब रहा, तो क्या कंफर्ट मिला? डिस्कंफर्ट। तो दोबारा क्या है? सूटा उसके सामने आएगा तो क्या उसे हाथ लगाएगा? नहीं। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर एक हरकत के आपको आफ्टर इफेक्ट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं तो चांसेस हैं कुछ सिचुएशन में वो हरकत रिपीट होगी। एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या है कि अगर आफ्टर इफेक्ट्स कंफर्ट वाले नहीं मिले तो हरकत रिपीट नहीं होगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी एम्प्लॉई ने कोई अच्छा काम किया है तो आपने क्या करना है? उसको आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे देने हैं, मीन कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो हरकत बार बार रिपीट हो। अगर किसी ने कोई गंदा काम किया है तो आपने आफ्टर इफेक्ट्स उसे डिसकंफर्ट वाले देने हैं ताकि उस सिचुएशन में दोबारा वो हरकत रिपीट ना हो। यही रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी है कि आपने लोगों के बिहेवियर शेप अप करने हैं, अच्छे काम के अगेंस्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के आफ्टर इफेक्ट्स कंफर्ट वाले, और गंदे काम के अगेंस्ट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे के मीन आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो डिसकंफर्ट वाले
क्या ख्याल है? तो दोबारा उस सिचुएशन में वो काम रिपीट नहीं होगा। सो क्या कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट? इसकी डेफिनेशन, द लॉ ऑफ इफेक्ट इज द बिलीफ दैट अ फेवरेबल आफ्टर इफेक्ट्स स्ट्रेंथन द एक्शन दैट प्रोड्यूस इट। मीन किसी एक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स मीन रिजल्ट्स अगर फेवरेबल मिल रहे हैं, कंफर्ट वाले मिल रहे हैं, तो इससे एक्शन क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा। स्ट्रेंथन मीन दोबारा रिपीट होगा सिचुएशन में। द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर आफ्टर इफेक्ट्स फेवरेबल नहीं मिले, कंफर्ट वाले नहीं मिले, तो एक्शन स्ट्रेंथन नहीं होगा, वीक होगा, मीन दोबारा रिपीट नहीं होगा। सो इफ रिस्पॉन्सेस क्लोजली फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन will become firmly attached to the situation, मीन एक सिचुएशन में आपको रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्शन वाला मिला, एंड देयरफॉर मोर लाइकली टू रीअकर व्हेन द सिचुएशन इज रिपीटेड। तो सिचुएशन जब भी रिपीट होगी तो आप वही एक्शन दोबारा परफॉर्म करोगे, क्यों? आगे से रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्शन वाला मिल रहा है। इफ द सिचुएशन इज फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट, द कनेक्शन टू द सिचुएशन विल बिकम वीकर and the behavior of response is less likely to occur when the situation is repeated. Individuals' behavior with positive consequences tend to be repeated, but individuals' behavior with negative consequences tend not to be repeated. For example, drug addiction, whereby someone who receives a pleasant sensation from trying a drug for the first time is likely to repeat the behavior. और अगर pleasant sensation ना मिली तो दोबारा वो हरकत रिपीट नहीं होगी। ऊपर उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया। द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1905 एंड इवॉल्व्ड फ्रॉम साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द लिंक बिटवीन स्टिमुलस, स्टिमुलस बोलते हैं हरकत को, एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन आगे से जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स मिले। दे कंक्लूडेड दैट वंस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर एसोसिएटेड, जो आप कोई भी हरकत करते हो तो उसे आप अच्छा समझ के ही कर रहे होते हो, और अगर आपने एक हरकत अच्छा समझ के की और आगे से रिस्पॉन्स मीन आफ्टर इफेक्ट्स भी आपको अच्छे मिले, तो आपस में क्या हो गए? एसोसिएटेड। रिस्पॉन्स इज लाइकली टू अकर विदाउट स्टिमुलस नेसेसरली बीइंग प्रेजेंट, तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी, मीन आप शायद उसके लिए हरकत कर रहे हो लेकिन आपको फील भी नहीं हो रहा, मीन वो बार बार आप चीज़ें रिपीट करोगे। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड अ कैट लर्निंग टू प्रेस अ लीवर टू एग्जिट अ बॉक्स, मीन इसी तरह से ही एनिमल की लर्निंग भी की जाती है कि अगर कोई एक हरकत करने से उनको खुशी मिली तो बार बार वो चीज़ रिपीट करेंगे, लेकिन अगर एक हरकत करने से खुशी नहीं मिली तो वो हरकत रिपीट नहीं होगी। तो लर्न क्या करना है? ये 1.5 लाइन की डेफिनेशन, और हमें कोई एक एग्जांपल देनी आनी चाहिए। एग्जामिनर कोई 2-3 नंबर के लिए लॉ ऑफ इफेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिफाइन करें, पूछ सकते हैं। सो चैप्टर 7 में हमारे पास एक टॉपिक रह गया, उसके बाद चैप्टर 7 हो गया कंप्लीट। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस। जो 3 तरह के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरपर्सनल जस्टिस, इंफॉर्मेशनल जस्टिस। सो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का मतलब क्या है? एम्प्लॉय की परसेप्शन है, एम्प्लॉय की परसेप्शन है अबाउट जस्टिस एट वर्क प्लेस, जिसको ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस या ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी का नाम भी दिया जाता है। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी, फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्विटी मीन फेयरनेस या इक्वल ट्रीटमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का मतलब क्या है? एम्प्लॉय की परसेप्शन अबाउट जस्टिस एट वर्क प्लेस, के वर्क प्लेस पे क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। और क्या चाहते हैं एम्प्लॉय? कुछ 4 तरह के जस्टिस अपनी वर्क प्लेस पे चाहते हैं। अगर ये 4 जस्टिस हैं तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेंगे। हाँ, अगर ये 4 जस्टिस नहीं है तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे। क्या है 4 जस्टिस? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड जो है वो फेयर इक्वल होनी चाहिए।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी सबके लिए फेयर इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं किसी को ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं। रिसोर्सेज किसी को ज़्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किसी को कम दिए जा रहे हैं, तो ये फिर जस्टिस इक्विटी नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस चीज़ की है? रिवॉर्ड की जस्टिस है, प्रेज की जस्टिस है, या रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की जस्टिस है। जो एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, सेम होना चाहिए। हाँ, अगर ये सेम है तो मोटिवेशन आएगी। क्यों? कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करके ये रिवॉर्ड अचीव कर सकता है। और अगर फेयरनेस नहीं है रिवॉर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिर लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है कि रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम होने चाहिए। किसी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उसका आपने ट्रायल किया, मीन उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो किसी दूसरे ने भी अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसका भी वही डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक को आपने हंस के टाल दिया और दूसरे को आपने लटका दिया, नहीं, फिर जस्टिस नहीं है। तो प्रोसीजरल क्या है? रूल्स रेगुलेशन ओबे करने का जो जस्टिस है या डिसिप्लिनरी एक्शन का जो जस्टिस है वो भी सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर जाके लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। अगर कोई फॉलो कर रहा है आप उसे पूछ रहे हो, जो फॉलो नहीं कर रहा उसे पूछ ही नहीं रहे, तो फिर प्रोसीजरल जस्टिस नहीं है। क्यों? जो नहीं फॉलो कर रहा उसे पूछो और उसके लिए भी वही एक्शन होना चाहिए जो दूसरे के लिए है। इंटरपर्सनल जस्टिस क्या है? इंटरपर्सनल जस्टिस है वैल्यू या इंपॉर्टेंस की जस्टिस। वैल्यू, इंपॉर्टेंस या रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, मीन आपका बिहेवियर जो है वो सबके लिए क्या होना चाहिए? पोलाइटनेस का, रिस्पेक्ट का, वैल्यू का, इंपॉर्टेंस का सेम होना चाहिए। ये नहीं किसी को आप जी कह के बुला रहे हो, किसी को तू कह के बुला रहे हो, नहीं। इंटरपर्सनल जस्टिस नहीं है कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट, वैल्यू, इंपॉर्टेंस, पोलाइटनेस का बिहेवियर सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रोप्राइटी मीन वैल्यू, इंपॉर्टेंस सबकी सेम होनी चाहिए। जी कह के बुला रहे हो तो सबके लिए जी होना चाहिए, तू कह के बुला रहे हो तो फिर सबके लिए ही तू होना चाहिए, अदरवाइज फिर इंटरपर्सनल जस्टिस नहीं है। एंड देन इंफॉर्मेशनल जस्टिस। इंफॉर्मेशनल जस्टिस क्या है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं उसकी कम्युनिकेशन टू ऑल लेवल सेम होनी चाहिए। मीन इंफॉर्मेशन आपने डिसीजन लिया है, क्यों ये डिसीजन लिया है, कब लिया है, क्या डिसीजन लिया है, अगर किसी एक मैनेजर या एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर रहे हो तो बाकियों को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। ये नहीं जो अपने करीब है उनको आपने सारी डिटेल बता दी और जो अपने करीब नहीं है उनको आपने डिटेल क्या, डिसीजन भी नहीं बताया कि मैंने लिया क्या, तो फिर क्या है? इंफॉर्मेशनल जस्टिस जो है वो प्रिवेल नहीं हुआ। तो डिसीजन के आउटकम, डिसीजन की रीज़न या जो डिसीजन आपने फाइनल किया है इसकी इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम टाइम पे और सेम एक्सप्लेनेशन के साथ होनी चाहिए। किसी को जल्दी बता रहे हो, किसी को लेट बता रहे हो, किसी को डिटेल बता रहे हो, किसी को नहीं बता रहे, तो फिर इंफॉर्मेशन जस्टिस जो है वो प्रिवेल नहीं हुआ। सो ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी या जस्टिस का मतलब क्या है? एम्प्लॉय परसेप्शन अबाउट जस्टिस, फेयरनेस एट दी वर्क प्लेस। और कब क्रिएट होगी? जब ये चार तरह के जस्टिस होंगे। रिवॉर्ड की, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होगी, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम होंगे, रिस्पेक्ट एलिमेंट सबके लिए सेम होगा, और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसकी ट्रूथफुलनेस, टाइमलीनेस और एक्सप्लेनेशन सबके लिए सेम होगी। सो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की चार टाइप्स हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल। जब कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की तीन टाइप्स हैं, और वो तीन टाइप्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल, इंट्रैक्शनल। इंट्रैक्शनल जस्टिस, हाँ, इंट्रैक्शनल जस्टिस में क्या आता है कि आपने दूसरों के साथ जब इंट्रैक्शन करने हैं तो उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी सबके लिए सेम होना चाहिए, मीन इंटरपर्सनल। दूसरों के साथ जब इंट्रैक्शन करने हैं तो कम्युनिकेशन में डिटेल भी सबके लिए क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मीन इंफॉर्मेशनल जस्टिस। सो अगर एग्जामिनर कह दें कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की तीन टाइप्स एक्सप्लेन करें तो फिर वो तीन टाइप्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल और इंट्रैक्शनल। अल्टीमेटली इंट्रैक्शनल के अंदर हमने ये दोनों बताने हैं, नहीं चार टाइप्स एक्सप्लेन करें तो फिर इंट्रैक्शनल का वर्ड यूज़ नहीं करना, फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल, इंटरपर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल। हम पढ़ते हैं ऑन पेज
116 ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस रेफर्स टू एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इन द वर्क प्लेस कि एम्प्लॉय की जो बिलीव है, परसेप्शन है कि वर्क प्लेस पे फेयरनेस है या नहीं, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस या इक्विटी। लीड्स एम्प्लॉय टू कंसीडर एंड कंक्लूड ऑन द फेयरनेस ऑफ आउटकम कि आउटकम की फेयरनेस होनी चाहिए, मीन रिवॉर्ड्स। प्रोसीजर्स की फेयरनेस होनी चाहिए। इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट का एलिमेंट सबके लिए सेम होना चाहिए, एज वेल एज कंसीडर अपेरेंट इनजस्टिस, और कोई इनजस्टिस नहीं होने चाहिए। एंड कंपोनेंट्स, टाइप्स या परसेप्शन हैं, क्या कोई 4 टाइप्स की परसेप्शन है या 4 टाइप्स हैं जस्टिस की या 4 कंपोनेंट्स हैं जस्टिस के, मीन जिसकी वजह से जस्टिस क्रिएट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज conceptualized as the fairness associated with the decision outcome and distribution of resources. The outcome of resources distributed may be tangible, for example pay, or intangible, for example praise. So perception of distributive justice can be fostered, nurtured, developed when outcome are perceived to be equally applied. मीन जब आप आउटकम, रिवॉर्ड, रिसोर्सेज इक्वली प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर क्रिएट होगी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड प्रोसीजरल जस्टिस इज डिफाइंड एज द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेसेस दैट लीड टू आउटकम। प्रोसेसेस मीन पॉलिसीज, प्रोसीजर जो है वो भी सबके लिए सेम होने चाहिए जिनके थ्रू आउटकम मीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने हैं। When individuals feel that they have a voice in the process, or that the process involved characteristics such as consistency, accuracy, ethicality, means सब के लिए रूल्स रेगुलेशन क्या होनी चाहिए? बिहेवियर रूल्स रेगुलेशन में एथिकलिटी आपका सेम होना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन सब के लिए एक्यूरेट होने चाहिए और सब के लिए कंसिस्टेंट होने चाहिए, मीन सबको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने हैं। एंड लैक ऑफ बायस, देन प्रोसीजरल जस्टिस इज इनहेंस्ड। बायस का मतलब क्या है? मन मर्जी। मन मर्जी मीन कोई मन मर्जी किसी की नहीं होनी चाहिए। रूल्स हैं तो सबको फॉलो करने, अपनी मर्जी से कोई उसे छोड़ ना सके। एंड इंटरेक्शनल जस्टिस, दिस रेफर्स टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एलिमेंट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एलिमेंट मीन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम होनी चाहिए, ऑफ डिलीवरिंग न्यूज़ एंड सेंसिटिविटी। एंड रिस्पेक्ट मीन इंटरपर्सनल, once a decision has been made. Interaction justice is sometimes split into 2 streams. Interpersonal justice, the perception of respect and propriety. propriety बोलते हैं वैल्यू या इंपॉर्टेंस को। इन वंस ट्रीटमेंट मीन दूसरों को ट्रीट करते वक्त रिस्पेक्ट का एलिमेंट या फिर वैल्यू इंपॉर्टेंस का एलिमेंट सेम होना चाहिए। It refers the degree to which people are treated with politeness, dignity, and respect by authorities and third parties involved in executing procedures or determining outcome. And informational justice, the adequacy of the explanation given in the terms of their specificity, truthfulness and timeliness. मीन जो एक्सप्लेनेशन या डिसीजन आपने बताने हैं सबको स्पेसिफिक मीन डिटेल बतानी है। ट्रूथफुलनेस, सच्ची बातें करनी है, ये नहीं किसी को आपने जो है वो गलत बात कर दी, एम्बिग्युइटी में रखा, बाकियों को क्लियर कर दिया। और टाइमलीनेस भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। इट फोकसेस ऑन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू पीपल दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई प्रोसीजर्स वर यूज्ड इन अ सर्टेन वे और वाई आउटकम वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सर्टन फैशन। कि इससे इंडिविजुअल्स को क्लियर होगा कि क्या डिसीजन लिया गया है, क्या चीज़ फॉलो करनी है और क्यों फॉलो करनी है। मीन हर डिसीजन, हर पॉलिसी का पर्पस जो है वो क्लियर होगा थ्रू इंफॉर्मेशनल जस्टिस। सो क्या लर्न करना है हमने? ऊपर से एक लाइन की डेफिनेशन लर्न करनी है। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस रेफर्स टू एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, इक्विटी एट द वर्क प्लेस। और ये 4 टाइप ऑफ जस्टिस हमें ऑन वर्डिंग में डिस्क्राइब करने आने चाहिए, ज़रूरी नहीं यही रटा लिखा जाए। अब कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, एक जस्टिस क्लाइमेट और एक नेशनल कल्चर। जस्टिस क्लाइमेट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर जो है वो जस्टिस है तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी। मीन ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। जस्टिस क्लाइमेट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर डिपेंड करते हैं किस पे? नेशनल कल्चर पे।
तो दो फैक्टर पे ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस डिपेंड करता है, जस्टिस क्लाइमेट मीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और दूसरा फैक्टर क्या है, नेशनल कल्चर। तो ये दो सिर्फ फैक्टर्स के नाम लर्न करने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस डिपेंड करता है अपॉन टू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं, जस्टिस क्लाइमेट मीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और नेशनल कल्चर। इसके ऊपर कोई दो लाइनें हैं वो काट दें, इसके ऊपर कोई दो लाइनें हैं, मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव, इसको काट दें। सो क्या लर्न करना, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की डेफिनेशन, चार टाइप्स ऑफ जस्टिस और दो फैक्टर जिस पे जस्टिस डिपेंड करता है, जस्टिस क्लाइमेट मीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड नेशनल कल्चर। क्यों ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिपेंड करता है किस पे, नेशनल कल्चर के ऊपर, कि अगर नेशनल कल्चर में मीन कंट्री के अंदर जस्टिस होगा, कोर्ट जो है वो सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम होंगे, जैसे पाकिस्तान में है, अमीर गरीब सबके लिए कानून सेम है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फिर वैसा ही जस्टिस होगा। क्या ख्याल है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जस्टिस है तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय की जस्टिस की फिर परसेप्शन भी है, ऐसी बात है ना। बाहर के कंट्रीज़ में नेशनल कल्चर के अंदर जस्टिस नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट नहीं करती, गंदी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे एम्प्लॉय की परसेप्शन जस्टिस की फिर डेवलप नहीं होती। उल्टा लेना है इसको लोग, मल्टीनेशनल और पाकिस्तान को। क्या ख्याल है, पाकिस्तान में जस्टिस है, जस्टिस है, सबके लिए कानून सेम है, सबके लिए सेम है, फेयर डिसीजन होते हैं कोर्ट्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर कैसे जस्टिस होगा, क्यों, ये इसी कल्चर से ही तो निकले हैं लोग, तो फिर क्या एम्प्लॉय की जस्टिस की परसेप्शन भी क्लियर होगी। सो चैप्टर 7 हमारा खत्म हो गया। पास पेपर में अगर हम आए, पास पेपर में अगर हम आए, ऑटम 19 हमने सारा कवर कर लिया, स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने एक 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट किया और बहुत ही इजी पेपर टेस्ट किया उसने, 20 मार्क्स यहां से। आइए देखते हैं क्या था। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन टेस्ट किया, गोल कैन कंट्रीब्यूट टू सेल्फ मोटिवेशन as they often provide a justification to action into the context of delivering a personal benefit associated with achieving the goal। मीन गोल सेटिंग से सेल्फ मोटिवेशन आती है, क्यों, इससे शायद कुछ पर्सनल गोल भी अचीव होते हैं। लिस्ट एनी फोर मैटर्स दैट मैनेजमेंट शुड कीप इन प्रोस्पेक्टिव व्हाइल सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो गोल सेट करते वक्त मैनेजमेंट को क्या मैटर्स दिमाग में रखने चाहिए। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, क्या ख्याल है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू सेट करने चाहिए, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड वर्क होने चाहिए, अलाइन करने चाहिए पर्सनल गोल विद कमर्शियल गोल, और गोल सेटिंग स्मार्ट होनी चाहिए। कितने लिखने हैं आपको, 4 लिखने, 4, हमारे पास कोई 7-8 पॉइंट थे, इजी 4 मार्क्स। उसके बावजूद इस अटेम्प्ट का रिजल्ट भला क्या था, स्प्रिंग 19 का रिजल्ट क्या था, 36%। और 36% रिजल्ट में देखिएगा 20 मार्क्स इस चैप्टर के थे, और देखें कितने को औखे हैं। 4 नंबर का एक और क्वेश्चन पार्ट भी इसी का, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन दैट गोल में क्रिएट इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट दैट दीज आर रियलिस्टिकली चैलेंजिंग। मसले क्या हैं गोल सेटिंग के साथ, टू इजी, स्लैकिंग ऑफ में चले जाएंगे, इनफ्लेक्सिबल, नैरो माइंडेड बना देंगे, अदर अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो जाएंगी, और टू टाइट, एम्प्लॉय को स्ट्रेस में ले जाएंगे। क्या ख्याल है, कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। 4 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन टेस्ट किया उसने, मिस खदीजा इज कंसर्न्ड दैट हर सबऑर्डिनेट्स आर डिससैटिस्फाइड विद देयर वर्क despite constant efforts such as empowering employees for making routine decisions,
recognition of good performance and provision of ample growth opportunities. Turnover in her department is still high. एम्प्लॉय जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं, इसके बावजूद कि वो एम्प्लॉयज़ को पावर अथॉरिटी दे रही है, वर्क रिकॉग्नाइज कर रही है और ग्रोथ भी प्रोवाइड कर रही है। क्या ठीक कर रही है? ये तो मोटिवेटर फैक्टर है। डिससेटिस्फैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? हाइजीन फैक्टर फुलफिल करने चाहिए। क्या ख्याल है? सो रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इवैल्यूएट मिस खदीजा's efforts for eliminating job satisfaction with work among her subordinates. Also suggest probable approach Miss Khadija should take. तो पहले इसको इवैल्यूएट करना है कि ये जो प्रोवाइड कर रही है ग्रोथ रिकॉग्निशन, इससे क्या कर रही है? ये मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड कर रही है जो शायद सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं रादर देन एलिमिनेटिंग डिससेटिस्फैक्शन। क्या कहला? अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर रिक्वायर है टू एलिमिनेट डिससेटिस्फैक्शन और मोटिवेटर फैक्टर रिक्वायर्ड है टू क्रिएट सेटिस्फैक्शन एंड दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। क्या ख्याल है? एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सो क्या करना चाहिए खदीजा को? हाइजीन फैक्टर फुलफिल करने चाहिए सो दैट एम्प्लॉय शुड कंटेंट विद देयर हाइजीन फैक्टर लाइक रिवॉर्ड, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप विद बॉस, कोलीग, स्टेटस, सिक्योरिटी। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। इजी मुश्किल? इजी या मुश्किल? अगर कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का तो लिखा जा सकता है। पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स अगेन कि 6 मार्क्स? 6 मार्क्स। Miss Fatima has recently joined as CEO of a medium-sized entity. She has noted that organization objectives are not clearly defined and communicated to employees. Therefore, she has decided to implement the system of management by objective. State the step that Miss Fatima should follow in implementation the MBO process in her organization. तो क्या करना चाहिए? मिस फातिमा एज ए CEO should define attainable organization objective including short term, long term objective. Miss Fatima should communicate organization objective to lower level employee and cascade it down from level to level. फिर क्या करना चाहिए? Miss Fatima should plan action into implementation and these should be done through participative management. And then Miss Fatima should review and monitor the performance of employees. And Miss Fatima should evaluate the performance, provide feedback and provide reward against the desired performance. And she should repeat the above cycle. कितने मार्क्स? 7 2 नंबर के लिए briefly discuss any 2 difficulties Miss Fatima may encountered in the implementation of MBO. तो लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव है और MBO रिक्वायर करता है कमिटमेंट एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। 20 नंबर ये थे और उसके बावजूद रिजल्ट था 36%। क्या ख्याल है आपको? अगर ये पेपर मिल जाए 20 में से कितने नंबर भी ले लोगे? पूरे नहीं मिलेंगे, कोई 15-16 मार्क्स ले लोगे। अगर इतने नंबर ले जाएं तो उसके बाद पेपर फेल नहीं होता। उससे पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट किया उसने ये चैप्टर फॉर 10 मार्क्स। पीपल विद स्ट्रॉन्ग एफिकेसी आर रिगार्डेड एज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल as they are likely to view challenges as something to be accomplished rather than avoided. In high self efficacy people क्या करते हैं? टास्क को एक्सेप्ट करते हैं, अवॉइड नहीं करते। Required, what do you understand by self efficacy? Measurement of beliefs on ability to succeed in a situation, reach goal, complete task. Discuss any 4 attributes of a person with strong self efficacy.
तो हाई सेल्फ एफिकेसी मोटिवेशन के साथ लिंक बना दो, हाई सेल्फ एफिकेसी नीचे वो थॉट पैटर्न से 4 पॉइंट निकल आते हैं, तो कुछ 4 बातें की जा सकती हैं, इजी 5 मार्क्स। 7 पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स। According to McClelland motivational need theory, need for achievement, need for power, need for affiliation significantly influence the behavior of an individual, which is useful to understand from a managerial context. Briefly discuss the characteristics of individuals who are motivated by each of the above 3 needs as suggested by McClelland. तीनों की characteristics के डब्बाज हमने पढ़े हुए हैं। And also mention under which dominant need a person would most likely to be a good leader. तो कौन अच्छा लीडर होता है और कौन बुरे लीडर हैं और वो क्यों है, तो वो कंप्लीट 3 डब्बास एक्सप्लेन करने हैं फॉर 5 मार्क्स। रटा। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में टेस्ट किया उसने 8 मार्क्स के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। 5 नंबर के लिए सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को डिफाइन करके एक एक एग्जांपल देनी है। और साथ 3 नंबर के लिए ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स दैट मैनेजर में अडॉप्ट टू इंप्लीमेंट रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 3 टैक्टिक्स भी आज हमने पढ़े। सेटिंग क्लियर रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, एनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर। रटा। 8 मार्क्स के लिए। उससे पीछे टेस्ट किया उसने ये चैप्टर 9 + 12 21 मार्क्स के लिए। और इस अटेम्प्ट में अगेन उसने चैप्टर 6 को इग्नोर कर दिया था, बल्कि सिर्फ ऑटम 17 में नहीं, स्प्रिंग 17 में भी उसने चैप्टर 6 को इग्नोर कर दिया था। क्यों? स्प्रिंग 17 में भी उसने टेस्ट किया 21 मार्क्स के लिए ये चैप्टर। मीन पास में 3 दफा वो चैप्टर 6 को इग्नोर कर चुका है। और अभी पिछली अटेम्प्ट में भी चैप्टर 6 ऑलमोस्ट इग्नोर जैसा ही है। क्यों? सिर्फ 4 नंबर का टेस्ट हुआ है और 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट वो ये हरकत कर चुका है। उससे पिछली में टेस्ट ही नहीं किया और पीछे टेस्ट किया तो सिर्फ 4 मार्क्स के लिए। दिस मीन चैप्टर 6 इस दफ़ा कोई एटलीस्ट 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होगा। सो क्या टेस्ट किया उसने ऑटम 17 में? ये क्वेश्चन हमने कवर कर नहीं लिया, वैसे नहीं किया। ओके, मैग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विच वाज एस्टैब्लिश्ड 50 years ago. A recent study by a HR management consultant reveals that करना क्या आपको? Classify the needs of the above individuals. Classify the needs of the above individuals according to the McClelland motivational theory. मीन आइडेंटिफाई करनी है कि किस बंदे की क्या नीड है एंड एक्सप्लेन हाउ दीज नीड्स अफेक्ट देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। सो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ड्रिवन बाय हाई नीड ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, हिज प्रायोरिटी इज स्टेटस एंड प्रेस्टीज। नीड फॉर पावर, उसके बाद नीड फॉर पावर को एक्सप्लेन कर दो। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीक फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड वांट्स टू प्लीज एवरीबॉडी। नीड फॉर एफिलिएशन। तो पीछे क्या बच गई? तो हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सीक सिचुएशन इन विच ही कैन अटेन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। ही वांट हिज एफर्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एप्रिशिएटेड। नीड फॉर अचीवमेंट। और साथ 9 नंबर के लिए क्वेश्चन देखें, आता है आपको? एमबीओ क्या है, इसकी एक्टिविटीज मीन स्टेप्स लिखें और साथ इसके बेनिफिट्स बता दें। 9 मार्क्स। बाकी इसके पीछे आज तक कभी कोई इतना औखा क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ, तो लिहाजा बाकी क्वेश्चन आप खुद से कवर करके आओगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप कल खुद कवर करके मुझसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे। प्रॉब्लम ना आने का मतलब होगा कि आप लोग कवर करके नहीं आए। सो फुली अब हम नेक्स्ट ईयर मिलेंगे और अगले साल हमारा पेपर भी है। 6 मार्च को पर्चा है हमारा और 6 मार्च में पीछे हमारे पास 2 मंथ्स है, लेकिन उनमें 1 मंथ है कवर करने के लिए, दूसरा मंथ सिर्फ रिवीजन के लिए।
सो कमिंग फ्राइडे हमारा टेस्ट हो रहा है चैप्टर 7 का, उससे नेक्स्ट फ्राइडे चैप्टर 1, 6 and 8।